नमस्कार दोस्तों, द इतिहास दृष्टि में आज आपका स्वागत है। और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये विषय है आपके दिव्यांगता पूर्ण व्यक्तियों को लेकर, जो दिव्यांगता से ग्रसित हैं उनकी सहायता कैसे की जाए, कैसे हम सामाजिक न्याय की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ा पाएँ और कैसे हम एक समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाएं। तो आज हम बात करेंगे कि कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो जन्म से या किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण दिव्यांग हो जाता है। उसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम नागरिकों की तुलना में कई अतिरिक्त और कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समाज में कई बार उनके लिए रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं। स्वास्थ्य और सहायक उपकरणों पर होने वाला खर्च सामान्य से कहीं अधिक होता है और इसके साथ ही उन्हें गंभीर सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। ऐसी अत्यंत संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण स्थिति में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन और सामाजिक सुरक्षा तंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवनदायी बन जाता है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए सबसे बड़ा और अहम सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भारत में दिव्यांग व्यक्तियों को पर्याप्त आर्थिक सहायता मिल पा रही है। यही गंभीर प्रश्न इस संपादकीय विश्लेषण का मुख्य केंद्र बिंदु है। हम बात करेंगे कि भारत में दिव्यांगों की स्थिति क्या है। वर्ष 2011 की आधिकारिक जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 2.68 करोड़ दिव्यांग व्यक्ति दर्ज किए गए थे। हालांकि वर्तमान समय और जनसंख्या वृद्धि के विशेषज्ञों का दृढ़ता से मानना है कि आज इसकी वास्तविक संख्या इस आधिकारिक आंकड़े से कहीं अधिक हो सकती है। भारत वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देशों में से एक है, जिसके कारण यहाँ दिव्यांग व्यक्तियों की एक बड़ी आबादी निवास करती है। इस विशाल संख्या के बावजूद देश की वर्तमान सामाजिक सुरक्षा ढांचा और उससे मिलने वाले लाभ धरातल पर सभी जरूरतमंदों तक समान रूप से नहीं पहुंच पा रहे हैं। वर्तमान पेंशन व्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों की बात करें तो यह संपादकीय इस बात को प्रमुखता से रेखांकित करता है कि भारत के कई राज्यों में वर्तमान दिव्यांग पेंशन की राशि बेहद कम और अपर्याप्त है। कुछ राज्यों में तो यह राशि केवल 300 रुपये से 500 रुपये प्रति माह के आसपास ही है। आज की महंगाई के इस दौर में 500 रुपये प्रति माह में एक व्यक्ति अपनी बुनियादी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं कैसे पूरी कर सकता है। व्यावहारिक रूप से यह राशि ना के बराबर है। यही कारण है कि लेखक वर्तमान व्यवस्था को पूरी तरह अपर्याप्त और अप्रभावी बताते हैं। क्षेत्रीय असमानता की समस्या क्या है। समस्या केवल पेंशन की कम राशि तक सीमित नहीं है, बल्कि समस्या यह भी है कि अलग अलग राज्यों में इसके लिए अलग अलग नियम और पात्रता मानदंड हैं। किसी राज्य में अपेक्षाकृत अधिक पेंशन मिलती है तो किसी पड़ोसी राज्य में यह बेहद कम। इसका सीधा और अनुचित मतलब यह हुआ कि किसी दिव्यांग व्यक्ति को मिलने वाली सहायता उसके मौलिक अधिकार के आधार पर नहीं, बल्कि उसके निवास स्थान यानी भौगोलिक स्थिति के आधार पर तय हो रही है। संवैधानिक एवं कानूनी ढांचे की अगर हम बात करें तो भारत का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को समानता, मानवीय गरिमा और जीवन जीने के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 की पूर्ण गारंटी देता है। दिव्यांग व्यक्तियों को भी इस देश में वह सभी अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त होते हैं जो किसी अन्य सामान्य नागरिक को मिले हुए हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय संसद द्वारा पारित राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 RPWD एक्ट भी किसी विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण की बात करता है। संपादकीय का मुख्य तर्क है कि जब देश का संविधान और कानून उन्हें बराबरी का अधिकार देता है तो सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सुरक्षा भी उसी संवैधानिक भावना और गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए। MUDPFR एक क्रांतिकारी और आवश्यक सुझाव। इस संपादकीय लेख का सबसे महत्वपूर्ण और व्यवहारिक सुझाव MUDPFR मिनिमम यूनिवर्सल डिसेबिलिटी पेंशन फ्लोर रेट। इसका सरल अर्थ यह है कि पूरे देश के स्तर पर एक न्यूनतम दिव्यांग पेंशन तय की जाए, यानी भारत का कोई भी पात्र दिव्यांग व्यक्ति, चाहे वह किसी भी राज्य या क्षेत्र का रहने वाला हो, उसे कम से कम एक निश्चित न्यूनतम राशि की पेंशन मिलना कानूनी तय हो। इस राष्ट्रीय न्यूनतम सीमा फ्लोर रेट के ऊपर राज्य सरकारें अपनी वित्तीय क्षमता के अनुसार अतिरिक्त राशि जोड़कर दे सकती हैं। इससे पूरे देश में
एक मजबूत न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार होगा। MUDFR और बेहतर पेंशन व्यवस्था के मुख्य लाभ क्या हो सकते हैं? तो आर्थिक सुरक्षा, इससे हम तय कर सकेंगे, इससे हम तय कर सकेंगे गरीबी में कमी भी, इससे हम तय कर सकेंगे सम्मान और गरिमा के बीच में कैसे जीवन जिया जाए, इससे हम ये तय कर सकेंगे कि कैसे वो दिव्यांग व्यक्ति सामाजिक भागीदारी में हिस्सा ले सकें। यदि हम इन सबको और डिटेल में समझेंगे तो आर्थिक सुरक्षा कैसे उनकी, तो उनसे उनकी बुनियादी ज़रूरतें बढ़ेंगी। तो जो बुनियादी ज़रूरतें जो हैं उन पर वो अच्छे से काम कर सकेंगे अगर हम पेंशन अच्छी देंगे उन्हें। उनकी गरीबी में भी कमी, क्योंकि अभी आर्थिक रूप से बेहद तंग अगर वो जीवन जी रहे होंगे तो थोड़ी सी आर्थिक रूप से मजबूती आएगी, और जब आर्थिक रूप से मजबूती आएगी तो वो एक निवेश के तौर पर भी काम कर सकेंगे। हम ये ना सोचें कि दिव्यांग व्यक्तियों को हम कोई खर्च कर रहे हैं, जबकि हम उस पर यदि कुछ ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो एक निवेश के तौर पर भी काम आएगा, क्योंकि इससे उनको रोजगार के अवसर सृजन होंगे, इससे उनके लिए बेहद अच्छा, महत्वपूर्ण और गरिमामय जीवन जैसी स्थितियां उनके लिए पैदा हो जाएंगी। ऐसी सम्मान और गरिमामय कि दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में दया या चैरिटी की नहीं बल्कि सम्मान की आवश्यकता। उन्हें मिलने वाली यह सहायता किसी सरकारी एहसान की तरह नहीं बल्कि उन्हें के अधिकारों के रूप में मिलनी चाहिए। सामाजिक भागीदारी की बात करें तो जब किसी व्यक्ति की न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है तो वह शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और समाज के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अधिक सक्रिय और आत्मविश्वास के साथ भाग ले सकता है। क्या सरकार में एक बड़ा वित्तीय बोझ होगा? ये प्रश्न तो जाहिर सी बात है हमारे सामने आ सकता है कि हम अगर ऐसा काम करते हैं तो क्या सरकार पर ये बोझ की तरह प्रभावित करेगा? तो लेखक का तर्क है कि ऐसा सोचना पूरी तरह सही नहीं है। भारत सरकार पहले से ही कई बड़ी कल्याणकारी और सब्सिडी योजनाओं पर भारी धनराशि खर्च करती है। यदि सरकार दिव्यांग कल्याण को अपनी प्राथमिकता में सही स्थान दे तो इसके लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन आसानी से जुटाए जा सकते हैं। लेख में यह भी दृढ़ता से प्रतिपादित किया गया है कि सामाजिक सुरक्षा पर किया जाने वाला यह खर्च वास्तव में बोझ नहीं बल्कि देश के मानव संसाधन में एक दीर्घकालिक निवेश होगा, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम नागरिक आगे चलकर मुख्य धारा में आकर देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यास की बात करें, अगर इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स लें तो साउथ अफ्रीका में भी ऐसी व्यवस्था दी गई है। सोशल सिक्योरिटी मॉडल, जो मॉडल लाए गए हैं सोशल सिक्योरिटी के, उनमें साउथ अफ्रीका में भी सोशल सिक्योरिटी मॉडल लाया गया, ऑस्ट्रेलिया में भी लाया गया, न्यूजीलैंड में भी लाया गया। तो हम देख सकते हैं कि अन्य देश भी इन पर काम कर रहे हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों के माध्यम से लेखक यह स्पष्ट करना चाहता है कि सामाजिक सुरक्षा को एक कानूनी अधिकार के रूप में देशव्यापी स्तर पर सफलतापूर्वक लागू करना पूरी तरह से संभव और व्यावहारिक है। प्रशासनिक और ढांचागत सुधारों की आवश्यकता, सबसे पहले हमें एक बात करनी होगी कि राष्ट्रीय रजिस्टर निर्माण करने होंगे, डिजिटल रिकॉर्ड हमें रखने होंगे, राज्यों के बीच पोर्टेबिलिटी बनी रहे। पोर्टेबिलिटी मतलब यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करता है तो उसकी पेंशन और लाभ बिना किसी रुकावट के जारी रहनी चाहिए। इंटर-स्टेट पोर्टेबिलिटी, मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली, समस्याओं और देरी के समाधान के लिए एक त्वरित और उत्तरदायी शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए। एकीकृत प्रशासनिक ढांचा, केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक एकल सिंगल विंडो या एकीकृत प्रशासनिक ढांचा विकसित किया जाए जिससे कि वो एक ही जगह अपना काम करा सकें, उन्हें बार बार भागना ना पड़े। संपादकीय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवेदनशील पहलू यह है कि केवल आर्थिक या प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता पर्याप्त नहीं होगा जब तक हमारा समाज दिव्यांगता को दया या सहानुभूति की नज़र से देखना बंद नहीं करेगा, तब तक वास्तविक सुधार असंभव है। दिव्यांग व्यक्ति समाज के उतने ही सक्रिय, सक्षम और समान सदस्य हैं जितने की कोई और। उन्हें समाज से दया की भीख नहीं बल्कि समान अवसर, बुनियादी समर्थन और मानवीय सम्मान की आवश्यकता है। जब समाज का यह दृष्टिकोण बदलेगा तभी देश में वास्तविक समावेशी विकास का सपना साकार होगा। तो हम बात कर सकते हैं ऐसे यूपीएससी में भी हमें बहुत सारी चीज़ों पे हम इन पे जो यूपीएससी के अगर हम बात करें, ये तो हम जनरल बात कर रहे थे न्यूज़ की, लेकिन अगर हम बात करें कि यूपीएससी में ये कहाँ काम कर सकता तो जीएस पेपर 2 में और जीएस पेपर 3 में। इसमें हम देख सकते हैं कि वेलफेयर स्टेट पे काम करेगा, सामाजिक न्याय पे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के थ्रू इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास पर चर्चा कर पाएंगे। सोशल सिक्योरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, सतत विकास लक्ष्य या वल्नरेबल सेक्शंस, कमजोर वर्ग की बात करें। मुख्य परीक्षा लेखन में एक क्वेश्चन भी है, समाज न्याय, नीति शास्त्र और निबंध के प्रश्न पत्रों में दिव्यांगों के अधिकार, कल्याणकारी राज्यों की कमी और MUDPFR जैसे प्रगतिशील विचारों को केस स्टडी अथवा मुख्य तर्कों के रूप में प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है।
अगर हम बात करें निष्कर्षता हम कैसे, तो अंततः यह संपादकीय एक बहुत ही स्पष्ट और सशक्त संदेश देता है कि दिव्यांग नागरिकों को मिलने वाली सहायता किसी भी रूप में सरकार या समाज का दान या चैरिटी नहीं होनी चाहिए। यह उनका गरिमापूर्ण जीवन जीने का कानूनी और नैतिक अधिकार है। यदि भारत वास्तव में 21वीं सदी में एक समावेशी, प्रगतिशील और न्यायपूर्ण समाज बनाने की आकांक्षा रखता है, तो वह अपने सबसे कमजोर और दिव्यांग नागरिकों के लिए एक गरिमापूर्ण न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। इस दिशा में पूरे देश में एक राष्ट्रीय न्यूनतम दिव्यांग पेंशन व्यवस्था यानी MUDPFR को लागू करना एक अत्यंत ऐतिहासिक, साहसिक और महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। दिव्यांग व्यक्तियों की गरिमा, समानता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल एक सरकारी नीति का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारी सामूहिक, संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है। धन्यवाद दोस्तों, द इतिहास दृष्टि से ऐसे ही जुड़े रहें और बेहद इंटरेस्टिंग खबरें और परीक्षा दृष्टिकोण से भी और सामाजिक जागरूकता के हेतु भी हमारे चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। कोई बात समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। द इतिहास दृष्टि आपका बेहद स्वागत करेगा और आप सभी का द इतिहास दृष्टि के परिवार में स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों।